नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम का पहला पाठ जनसंचार माध्यम पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ में हम मुख्य रूप से जानेंगे कि संचार क्या होता है, संचार प्रक्रिया के कौन कौन से चरण होते हैं अथवा इसके कौन से तत्व हैं, संचार के विभिन्न प्रकार भी समझने की कोशिश करेंगे और हम जानेंगे कि जनसंचार क्या होता है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, संचार के कार्य क्या होते हैं, उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। संचार क्या होता है? संचार के बिना हमारा जीवन ही संभव नहीं है। मानव सभ्यता के विकास में संचार की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है। संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों या भावनाओं का आदान प्रदान है। तो इस तरह संचार एक प्रक्रिया है जिसमें कई तत्व शामिल होते हैं। मुख्य रूप से देखें तो संचार के कई रूप होते हैं, लेकिन मौखिक और अमौखिक ये दो मुख्य रूप इसके हैं। इसके अलावा अंतर्व्यक्तिक, अंतर्व्यक्तिक, समूह संचार और जनसंचार भी प्रमुख हैं। जनसंचार कई मामलों में संचार के अन्य रूपों से अलग है। जनसंचार सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के अलावा एजेंडा तय करने का काम करता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम विस्तार से आगे जानने की कोशिश करेंगे और इन जनसंचार माध्यमों का प्रयोग लगातार बढ़ता भी जा रहा है और इसके समाज पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव पड़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं संचार क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्या है। तो जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि संचार के बिना जीवन संभव नहीं है, तो संचार एक तरह से जीवन के साथ जुड़ा हुआ एक अटूट संबंध है संचार का। यदि हम अकेले भी होते हैं, हमारे साथ कोई भी नहीं होता है, चाहे हम सो रहे हों, एकांत में कहीं बैठे हों, तब भी हम अपने आप से कुछ न कुछ बात कर रहे होते हैं, अपने मन में कोई ना कोई विचार सोच रहे होते हैं और इस तरह के विचार जो हैं इसको भी एक तरह से हम संचार ही कह सकते हैं। क्योंकि बिना विचारों के, बिना सोच के, बिना बातचीत के हम रह ही नहीं सकते। आप जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के नाते उसका संबंध समाज के अन्य लोगों के साथ अवश्य रहता ही है। तो इस तरह से उसे अपने मन की भावनाओं को, अपने मन के विचारों को और या फिर अपने मन की बातों को दूसरे के साथ साझा करने की आवश्यकता पड़ती ही है। तो हम कह सकते हैं कि जो संचार है वह जीवन की निशानी है और जब तक हम जिंदा हैं, जीवित हैं, तो हम संचार करते ही रहेंगे। ये संचार इतना अभिन्न रूप से हम सबसे जुड़ा है कि एक बच्चा भी बिना संचार किए नहीं रह सकता। आप जानते हैं जो बच्चा बात करना नहीं जानता, उसे भी जब अपनी माँ को बताना होता है कि उसे भूख लगी है, तो वह या रो कर के अपनी बात बताता है या कई बार माँ का आंचल खींचकर या अपने अलग तरह के हाव भावों के द्वारा माँ को अपनी ओर देखने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए आकर्षित कर ही लेता है। तो इस तरह से वह भी संचार करने में सक्षम होता है और अपनी बात बोलने की क्षमता ना होने के बावजूद भी अपनी माँ तक पहुंचा लेता है। तो एक तरह से ये भी एक संचार ही है, लेकिन इस संचार को हम अमौखिक संचार कहते हैं। ये शारीरिक हाव भावों से व्यक्त किया गया संचार है। जब हम परिवार में होते हैं या समाज के किसी भी वर्ग के बीच होते हैं, तो दूसरे लोगों के साथ जो हम संबंध बनाते हैं वह संबंध हमारा संचार के द्वारा ही संभव होता है। और समाज में रहते हुए हमें एक दूसरे के साथ कुछ न कुछ काम पड़ते रहते हैं और उन कामों को करने के लिए हमें संचार ही एक साधन है जिसके द्वारा हम अपने उन कामों को अंजाम दिला सकते हैं। अब चाहे अपनी बात भाषा के माध्यम से कही जाए, छपाई के माध्यम से कह दी जाए
या संकेतों से कह दी जाए, लेकिन संदेशों का जो आदान प्रदान है यही एक तरह से संचार है। आज हम जिस संचार क्रांति की बात करते हैं उस संचार क्रांति में मुख्य रूप से अनेक माध्यम हमारे पास उपलब्ध हैं, जैसे टेलीफोन, इंटरनेट, फैक्स, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, स्नेहा आदि। ये ऐसे साधन हैं जिन्होंने मनुष्य के बीच की स्थान आदि की दूरियां जो हैं पूरी तरह से समाप्त कर दी हैं, कम कर दी हैं, और सारी धरती को, सारे विश्व को एक परिवार की तरह, एक समीपता ला दी है, एक परिवार की तरह जो है उसको समेट लिया है। तो कहें कि इन संचार माध्यमों ने जो संसार की दूरियां हैं, भौगोलिक दूरियां हैं, उनको बहुत हद तक कम कर दिया है, और यहाँ तक कि सांस्कृतिक और मानसिक रूप से भी हम एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। तो एक तरह से आज सारी दुनिया जो है एक परिवार की तरह, एक गांव की तरह जो है वो तब्दील हो चुकी है। दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी घटना हो जाए, हमें तुरंत उसकी जानकारी मिल जाती है। और आज जो है टेलीविज़न के द्वारा सीधे प्रसारण की जो सुविधा हो रहती है, उसके माध्यम से तो हम घटनाओं को साक्षात होते हुए देख लेते हैं, भले ही वह घटना विश्व के किसी भी कोने में क्यों ना हो रही हो। हमें घर बैठे ही उस घटना को तत्काल घटित होते हुए देखने की सुविधा प्राप्त हो जाती है। तो चाहे वो 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला हुआ हो, उससे पूरी दुनिया ने अपनी आंखों में के सामने जो है टेलीविज़न पर घटते हुए देखा था। इसी तरह मुंबई में ताज होटल पर जो आतंकवादी हमला हुआ था, उसको भी लोगों ने टेलीविज़न पर देखा था। तो इस तरह से अब इन माध्यमों के द्वारा बातों को दूर दूर तक पहुंचाना, लोगों तक ले जाना बहुत आसान हो गया है। तो हम सबसे पहले अपने शब्द संचार पर ध्यान केंद्रित करते हैं, देखते हैं ये संचार शब्द कैसे बनता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये संचार शब्द जो है संस्कृत की चर धातु से बना है। सम और जमा चर धातु से ये निर्मित हुआ है, और चर का अर्थ होता है चलना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना। तो मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि जब हमारी कोई सूचनाएं, विचार, भावनाएं दो या दो से अधिक लोगों तक पहुंचती हैं तो उन्हें हम संचार कहते हैं। एक मशहूर संचार शास्त्री बिलव श्रैम हुए हैं, उन्होंने कहा है कि संचार जो है अनुभवों की साझेदारी है। तो दरअसल हम एक दूसरे से संचार करते हुए अपने अनुभवों को ही दूसरों के साथ बांटते हैं। अब प्रश्न पैदा होता है कि क्या संचार सिर्फ दो व्यक्तियों तक ही सीमित है? तो इसका उत्तर है नहीं। ये दो या उससे अधिक व्यक्तियों में ही नहीं, हजारों लाखों लोगों के बीच हो सकता है। और आज जिस तरह से जो विज्ञान की उन्नति की वजह से हमारे पास साधन उपलब्ध हैं, माध्यम जो उपलब्ध हैं, उनके द्वारा तो सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को दूर दूर तक पहुंचाना बहुत ही आसान काम हो चुका है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि संचार जो है एक घटना नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है, और एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सूचनाएं देने और पाने वाले की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। दोनों की सक्रिय भागीदारी से ही ये प्रक्रिया पूरी होती है। अगर दोनों में से कोई संचार के लिए अनिच्छुक है तो संचार प्रक्रिया को आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से जो संचार है वो इंटरेक्टिव प्रक्रिया है, यानी जिसमें संदेश भेजने वाले और संदेश प्राप्त करने वाले दोनों की ही सक्रियता की आवश्यकता होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आइए हम जानते हैं कि संचार के कौन कौन से चरण हैं या इसके कौन कौन से तत्व हैं। तो सबसे पहले जो पहला तत्व है वो होता है स्रोत या संचारक। सामान्य भाषा में हम बताएं तो जो व्यक्ति अपनी भावना, विचार या संदेश दूसरे तक पहुंचाना चाहता है, मुख्य रूप से तो हम उसी व्यक्ति को स्रोत या संचारक कहेंगे। उदाहरण के लिए,
जैसे आपको अपने मित्र से किताब मांगनी है या आप किताब मांगने के बारे में सोच रहे हैं, तो जो किताब की मांग की जो सोच है, यही संचार की प्रक्रिया जो है शुरू कर रही है। तो आपको किताब मांगनी है, तो आप इसके स्रोत और संचारक हुए। तो इस तरह से अब जो पहला इसका चरण है, इसका तत्व है, वो संचारक होता है, अर्थात जिसे संदेश भेजना है उसे हम संचारक या स्रोत कहते हैं। अब इसका दूसरा चरण होता है इसकी भाषा, कूट चिन्ह या कोड कह सकते हो आप इसे। इसे तकनीकी शब्दावली में कूटीकृत या एनकोडिंग कह सकते हो। ये संचार की दूसरी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, दूसरा चरण है इसका। क्योंकि जब आपको कोई संदेश भेजना है तो उसे आप अपनी भाषा में किसी दूसरे प्राप्तकर्ता तक पहुंचाने की कोशिश करोगे, अपने उस संदेश को भाषा में कोड करोगे, और वह भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसे प्राप्त करने वाला जो है, प्राप्तकर्ता जो है, वो भी अच्छी तरह से समझता हो। अर्थात प्राप्तकर्ता आपका मित्र हुआ। जैसे आपको किताब मांगनी है तो आप स्रोत हैं और प्राप्तकर्ता जो है वो आपका मित्र है। तो आप उससे अपना संदेश ऐसी भाषा में भेजें जिस भाषा को आपका मित्र भी समझता हो, तभी जो है वो आपका संचार सफल हो पाएगा। लेकिन यदि आप अपना संदेश एक ऐसी भाषा में लिखते हैं जिस भाषा को आपका मित्र या प्राप्त करने वाला नहीं समझ पाता है, तो फिर संचार संभव नहीं हो सकता। अब इसी संचार प्रक्रिया का जो अगला चरण है वो संदेश है। ये संदेश ही मुख्य रूप से संचार का उद्देश्य है, क्योंकि यही वो चीज़ है जिसे हम प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए सफल संचार के लिए ज़रूरी है कि संचारक अपने संदेश को लेकर पूरी तरह से स्पष्टता रखता हो। संदेश जितना स्पष्ट होगा, जितना सीधा होगा, प्राप्तकर्ता को उतनी ही आसानी से वह समझ आएगा। प्रिय विद्यार्थियों, अब प्राप्तकर्ता भी, अब आपने देख लिया कि पहले चरण में स्रोत है, संचारक है, फिर उसके भाषा भी है, उसने संदेश भी तैयार कर लिया है। लेकिन अब अगला चरण क्या है कि संदेश को भेजें किस जरिए, कौन सा साधन लें जिससे ये संदेश भेजा जा सके। अब इस साधन को, इस जरिए को, इसको ही हम माध्यम या चैनल कहते हैं। तो संदेश को भेजने का जो माध्यम है, जो चैनल है, ये उसका एक अगला तत्व है, उसका अगला चरण है। जैसे हमारे बोले हुए शब्द ध्वनि तरंगों के जरिए प्राप्तकर्ता तक पहुंचते हैं, तो आप चाहे टेलीफोन के द्वारा वहाँ उस तक बात पहुंचाइए, चाहे आप अपना कोई वीडियो बनाकर उस तक बात पहुंचाइए, चाहे आप पत्र के द्वारा उस तक बात पहुंचाइए। तो जो साधन, जिस साधन के द्वारा संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जाता है, उस साधन को हम माध्यम कहते हैं। और व्यापक रूप से ये माध्यम जो आज बहुत लोकप्रिय हैं, ये हैं टेलीफोन, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, फिल्म आदि। ये आज के लोकप्रिय माध्यम हैं जिनके द्वारा संचार संभव हो रहा है। अब अगला जो चरण है संचार का, वह है प्राप्तकर्ता, या अंग्रेजी में इसे हम रिसीवर कह सकते हैं, जिसे ये संदेश प्राप्त करना है। अब प्राप्तकर्ता को वो संदेश समझना है, पढ़ना है। जिस भाषा में आपने वो संदेश भेजा है, वो प्राप्तकर्ता को यदि आती है तो वो संदेश समझने में उसे कोई मुश्किल नहीं आएगी और वो बड़ी आसानी से उसके कूट को समझ जाएगा, उसके कोड को समझ जाएगा, उस भाषा को समझ जाएगा, उसके चिन्हों और संकेतों के अर्थ वो बड़ी आसानी से निकाल लेगा। तो इस तरह से आपका संदेश जो है, हूबहू जिस तरह से आपने भेजा है, वो प्राप्तकर्ता को जो है समझ आ जाएगा। अब जो इसका अंतिम चरण है वो ये है कि जब आपने ये संदेश भेजा तो क्या वह पूरी तरह से जो है वो प्राप्तकर्ता को उसी रूप में समझ आया या नहीं आया, इसका पता कैसे चलेगा? जब उसकी तरफ से हमें कोई प्रतिक्रिया आएगी, फीडबैक आएगी, तब हम जान पाएंगे कि हमारा संदेश जो है वो उसका संचार जो है सफल हुआ या
उसमें कुछ कमी रह गई है। तो अंतिम चरण जो है वो फीडबैक का होता है, प्रतिक्रिया का होता है, और ये प्रतिक्रिया ही हमें सुनिश्चित करवाती है कि हमारा संदेश जो है या हमारा संचार जो है सफल हुआ है या नहीं हुआ है। अर्थात आपका जो संदेश प्राप्त करने वाला है, यदि आप उसको पूरी तरह से संदेश को आत्मसात कर लेता है तो हम मानेंगे कि ये संचार जो है सफल हुआ है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थे संचार के कुछ तत्व, लेकिन इन तत्वों के बीच में कई बार कुछ बाधाएं आती हैं और उन बाधाओं को शोर कहा जाता है। एक सफल संदेश के लिए, एक सफल संचार के लिए शोर को समाप्त करना पड़ता है, हटाना पड़ता है, जब बहुत कम करना पड़ता है। तो ये है संचार की एक प्रक्रिया और उसके विभिन्न चरण। अब हम जानने की कोशिश करते हैं संचार कितने प्रकार का होता है। तो वैसे तो संचार के कई रूप होते हैं, लेकिन अध्ययन की सुविधा के लिए हम संचार के कुछ मुख्य रूपों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने परिचय में जानने की कोशिश की है कि संचार जो है मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है, अमौखिक संचार जिसे हम कह सकते हैं। मौखिक संचार में आप अपने इशारों से, हाव भावों से, चेहरे के जो अलग अलग तरह के भाव हैं उनसे हम अपनी बात व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे संचार हैं जिनको हम मुख से नहीं कहते, संकेतों से नहीं कहते, बल्कि वो हमारे चेहरे पर जो दिख जाती हैं उन्हें हम, उस संचार को हम अमौखिक कहते हैं। जैसे खुशी है, दुख है, प्रेम है, डर है, तो ये हमारे चेहरे पर ही वो व्यक्त हो जाते हैं, दिख जाते हैं। तो इस तरह के संचार को हम अमौखिक कहते हैं। तो मौखिक संचार क्या हुआ? जब हम संकेतों के द्वारा व्यक्त करते हैं, जैसे अपने मित्र को हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं, बड़ों को प्रणाम करते हैं। तो इस तरह से ये जो आपकी शारीरिक क्रियाएं हैं ये मौखिक संचार हैं, और जो मनोभाव आपके चेहरे पर व्यक्त हो रहे हैं, आँखों से व्यक्त हो रहे हैं, वो जो हैं आपके अमौखिक संचार में आते हैं। इसी तरह से मैंने कहा था कि जब हम अकेले में आपस में कुछ सोच रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, तो ये भी एक तरह का संचार होता है, और इस संचार को हम अंतःव्यक्तिक या इंट्रापर्सनल संचार कहते हैं। जब आप पूजा कर रहे होते हैं, प्रार्थना कर रहे होते हैं, तो उस समय हम अंतर्व्यक्तिक संचार ही कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम दो व्यक्ति आपस में आमने सामने बैठकर संचार कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, तो उस तरह के संचार को अंतर्वैयक्तिक संचार कहते हैं, इंटरपर्सनल। इसमें बात करने वाला और सुनने वाला दोनों आमने सामने होते हैं, और तुरंत जो है उसकी फीडबैक भी प्राप्त हो जाती है कि जो बात कही जा रही है वो सामने उसको समझने सुनने वाले को समझ आई है या नहीं आई है, तो उसकी प्रतिक्रिया हमें तुरंत मिल जाती है। तो ज़्यादातर हम अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतें जो हैं वो इसी अंतर्वैयक्तिक या इंटरपर्सनल संचार के द्वारा ही पूरी करते हैं। हमारा पारिवारिक सामाजिक रिश्ता इसी प्रकार के संचार से चलता है। नौकरी दाखिले आदि के लिए जो इंटरव्यू होते हैं वो इसी संचार के द्वारा जो है उनकी परख की जाती है। तो इस तरह के संचार में व्यक्ति को कौशल प्राप्त करने की आवश्यकता होनी चाहिए, क्योंकि उसमें जितना कौशल उन्नत और प्रभावी होगा वह अपनी बात उतने ही सहज तरीके से दूसरे को समझाने में सक्षम हो पाएगा। तो अब तीसरी प्रकार का संचार है समूह संचार। तो समूह संचार में अब दो व्यक्ति नहीं होते, बल्कि दो से अधिक व्यक्ति जो हैं उन तक बात पहुंचाने की कोशिश की जा रही होती है। जब हम कक्षा में पढ़ रहे होते हैं तो अध्यापक पूरी कक्षा को अपनी बात बता रहा होता है, तो ये समूह संचार का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। इसी तरह से जब हम किसी ग्राम पंचायत की सभा में कोई किसी मुद्दे पर बात चल रही होती है, चर्चा हो रही होती है, वहाँ के सदस्य आपस में विचार विमर्श कर रहे होते हैं और किसी निर्णय तक पहुँचते हैं, तो उस
स्थिति को भी आप समूह संचार की श्रेणी में गिन सकते हैं। तो ये दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति जब समूह के रूप में किसी विषय पर चर्चा कर रहे हों, सुन रहे हों, समझ रहे हों, तो उसे हम समूह संचार की संज्ञा देते हैं। अब जो अंतिम प्रकार का संचार जिस पर हम विशेष रूप से अपना ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे, और वो है जनसंचार। अंग्रेजी में इसके लिए मास कम्युनिकेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद के बजाय किसी तकनीक या यंत्र आदि के माध्यम से संवाद कायम करने की कोशिश करते हैं तो उसे जनसंचार कहते हैं। अब जनसंचार और समूह संचार में एक सामान्य सा अंतर यहाँ आ रहा है कि जो समूह संचार है वहाँ सब लोग सामने बैठे होते हैं और एक दूसरे के साथ विचार विमर्श कर रहे होते हैं। लेकिन जो जनसंचार होता है इसमें बहुत सारे वो लोग भी आ सकते हैं जो हमारे सामने नहीं होते, वो उनके साथ भी हम तकनीक के द्वारा, टेलीविज़न के द्वारा, रेडियो के द्वारा, समाचार पत्र या इंटरनेट के द्वारा अपना संवाद जो है बना रहे होते हैं। तो उस तरह के संचार को हम जनसंचार माध्यम कहते हैं। तो जनसंचार माध्यम जो है मुख्य रूप से जिन माध्यमों के द्वारा, जनसंचार जिन माध्यमों के द्वारा सफल होता है, जो संभव हो रहा है, उनमें से प्रमुख हैं अखबार, समाचार पत्र जिसे कहते हैं, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा या इंटरनेट। तो इस तरह से ये वो साधन हैं, ये वो माध्यम हैं जिनके द्वारा हम उन श्रोताओं तक, उन दर्शकों तक या उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं जो हमारे सामने नहीं होते, लेकिन फिर भी वो हमारी बात को, संदेश को ग्रहण कर लेते हैं। तो जब हम किसी सूचना, समाचार, भावना, संदेश को जन सामान्य तक किसी माध्यम के द्वारा पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो उसको हम जनसंचार कहते हैं। और जिस साधन से हम ये संदेश आदि पहुंचाते हैं उस साधन को हम जनसंचार माध्यम कहते हैं। तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि जनसंचार माध्यम जो है उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, किस तरह का जनसंचार माध्यम होता है। तो जनसंचार माध्यम की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इस माध्यम के जरिए जो भी आपने समाचार, सूचना आदि प्रकाशित या प्रसारित करनी होती है, उसका जो प्रकृति है, उसका जो स्वभाव है, वो सार्वजनिक होता है। अर्थात ये जो संदेश है ये किसी एक व्यक्ति के लिए या किसी एक समूह के लिए नहीं होता, बल्कि जन सामान्य के लिए होता है। बहुत बड़े जन समूह के लिए जो है ये संदेश होता है। तो यानी जो जनसंचार माध्यम हैं या जनसंचार जो हैं उनका जो स्वभाव है ये सार्वजनिक होता है, यानी किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता बल्कि बहुत ज़्यादा लोगों के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से इसका अगर एक और विशेषता पर ध्यान दें तो इसमें बहुत सारे द्वारपाल काम करते हैं। द्वारपाल के लिए गेट कीपर शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो द्वारपाल कौन होते हैं? जनसंचार में माध्यमों में जो जनसंचार के माध्यम हैं इनमें बहुत सारे व्यक्ति काम करते हैं जो मिलकर किसी समाचार को प्रकाशित या प्रसारित करने योग्य बनाते हैं। उन सभी व्यक्तियों को हम द्वारपाल की संज्ञा देते हैं। ये कौन कौन से लोग हो सकते हैं? जैसे समाचार पत्र में जो कुछ भी छपता है तो उसमें कुछ लोगों का विशेष नियंत्रण होता है और उनकी समझ से ही, उनकी परख के बाद ही जो सामग्री है वो समाचार पत्रों आदि में छपती है। उनमें प्रमुख हैं जैसे संपादक, सहायक समाचार संपादक, सहायक संपादक, उप संपादक। तो इस तरह के अलग अलग तरह के लोग होते हैं जो समाचार पत्रों में छपने वाली सामग्री को अंतिम रूप देते हैं। इसी तरह से ये टेलीविज़न, रेडियो आदि में भी अलग अलग द्वारपाल होते हैं। तो ये एक ऐसी तरह से इनकी ये भूमिका होती है कि
वे जो भी सामग्री प्रस्तुत करें वो सार्वजनिक हित की हो, पत्रकारिता के सिद्धांतों, मूल्य और आचार संहिता के अनुसार सामग्री को संपादित करें और उसके बाद ही इसे प्रसारण और प्रकाशन की इजाज़त दें। तो इस तरह से ये थी जनसंचार माध्यम की कुछ विशेषताएं। अब हम देखते हैं संचार के कार्य कौन से होते हैं। आपने अपने रोज़मर्रा के जीवन में संचार का तो इस्तेमाल क्यों होता है, किस लिए होता है, इस पर मुख्यतः जान ही लिया है, लेकिन फिर भी इसके कुछ कार्य जो हैं उनको जान लेते हैं। सबसे पहला कार्य जो है संचार का वो होता है किसी चीज़ को प्राप्त करना। जैसे आपने अपने दोस्त से पुस्तक मांगी, तो पुस्तक जो है मांगना, पुस्तक प्राप्त करना, ये संचार का मुख्य कार्य है। दूसरा कार्य है नियंत्रण। तो संचार के जरिए हम किसी के व्यवहार को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। जैसे शिक्षक जो है विद्यार्थियों को कक्षा में नियंत्रित करते हैं, उन्हें अनुशासन में रहने की सलाह देते हैं। तीसरा सूचना। कुछ जानने के लिए या कुछ बताने के लिए ही हम संचार का प्रयोग करते हैं। चौथा अभिव्यक्ति। जब हमें अपने मन की कुछ विचारों को, भावनाओं को व्यक्त करना होता है तब हम संचार की आवश्यकता पड़ती है। पांचवा है सामाजिक संपर्क। संचार का जो मुख्य कार्य है वो समूहों के बीच संपर्क बढ़ाना ही है, सामाजिक दायरा सुनिश्चित करना होता है, सामाजिक संबंध बनाना होता है। ये संचार से ही संभव होता है। और इसका छठा कार्य है हम अपनी समस्याओं या चिंताओं को दूर करने के लिए भी संचार का ही प्रयोग करते हैं। सातवां है जब हम अपनी किसी रुचि की वस्तु या विषय के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं तो ये संचार के द्वारा ही संभव है। और आठवां है जब हम अपनी किसी भूमिका का पूरा कर रहे होते हैं जो हमारी परिस्थिति की मांग होती है, तब भी संचार ही हमारी सहायता करता है। जैसे एक अध्यापक अपना जो पाठ पढ़ाता है तो वो जो भी बात करता है जो उसको संचार की आवश्यकता पड़ती है। विद्यार्थी को अगर अपनी बात अपने अध्यापक से कुछ पूछनी है तो उसे भी संचार की आवश्यकता पड़ती है। इसी तरह से एक डॉक्टर, एक जज, सब अपनी अपनी भूमिका में संचार का ही प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हमने अभी तक जान लिया है कि संचार जो है जीवन का एक अविच्छिन्न रूप है। इसके बिना हमारा जीवन चल नहीं सकता। संचार का रुकना तो मानो मरण तुल्य है। तो संचार के क्या होता है, इसके विभिन्न तत्व कौन से होते हैं, इसके कार्य कौन से होते हैं, ये अभी हमने इस लेक्चर में जानने की कोशिश की है। मैं आशा करता हूँ कि ये बातें जो हैं वो आपके कुछ हद तक समझने में मदद मिली होगी। अब आगे दूसरे वीडियो में, दूसरे लेक्चर में हम जानने की कोशिश करेंगे जनसंचार माध्यम, उनका विकास और अन्य जो है उसका मानव समाज पर जो सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव है उसे हम दूसरे भाग में जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।